हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। माई सेल्फ CA सुमित कुमार। और बच्चों, आज हम फिर से आपके सामने हैं कुछ नए टॉपिक को समझने के लिए, और फटाफट हम समझेंगे भी और रिवाइज भी करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो भी आपको मजा आएगा, और अगर आप रिवाइज कर रहे हो तब तो मजा आएगा ही आएगा। क्या पढ़ेंगे सर, ये तो बताओ। बच्चों, हम आपकी क्लास 11th का कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, जो शुरुआत में स्टैट्स के फर्स्ट चैप्टर में है और माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में भी है। क्या हम सारी चीजें पढ़ेंगे? बेटा सारी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट चीजों को धीरे धीरे करके मैं आपको खत्म करवाऊंगा। हम ये जो पढ़ने जा रहे हैं ये क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्मेट में रहने वाला है कि क्वेश्चन आमतौर पर क्या आता है और उसका क्या आंसर प्रेजेंट करना चाहिए। माई सेल्फ CA सुमित कुमार, और बच्चों आपके सामने है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर चाहे वो स्टैटिक्स हो चाहे वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, हर जगह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। बोलो करें क्या? यस सर, करिए। तो पहले बच्चों हम स्टैटिक्स से शुरुआत करते हैं। देखना सामने क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, आप इसे कह सकते हो ये एक तरीके का आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। आओ क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल स्टडी। स्टैटिकल स्टडी, बिना देखो बेटा मैं एक बात बोल देता हूं, मैंने कोई ज्यादा बकवास नहीं करनी, ज्यादा बिना मतलब की बात नहीं करनी, सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बात खत्म करते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको धीरे धीरे हम खत्म करते हुए चल लेंगे। बताओ करें क्या धीरे धीरे खत्म? यस सर, धीरे धीरे खत्म करते हैं। चलो आओ धीरे धीरे खत्म करते हैं। देखिएगा बच्चों ध्यान से, What are the stages of statistical study? तो बेटा स्टैटिकल स्टडी की जो स्टेजेस हैं वो आपने बचपन में पढ़ रखी है, बचपन मतलब क्लास 11 में पढ़ रखी है। ऑर्गेनाइजेशन होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, एनालिसिस होता है, इस तरीके के वर्ड्स आपने सुने होंगे ना। ये क्वेश्चन है हमारा कि भाई स्टैटिकल स्टडी की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो अगले पेज में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बोलो कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, आपके सामने लिखा हुआ है फटाफट। पहले मैं एक बार पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, पेन का कलर लाल बढ़िया रहेगा। हाँ, लिखा हुआ है द स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल स्टडी आर। पहला कलेक्शन ऑफ डेटा। बेटा इस कलेक्शन ऑफ डेटा पे हमने चैप्टर 1 और 2 भी पढ़ा, चैप्टर 2 पढ़ा है। कलेक्शन ऑफ डेटा याद करो बच्चों, एक होता है प्राइमरी डेटा जो कि प्राइमरी सोर्सेज से आता है, और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा जो कि सेकेंडरी सोर्सेज से आता है। ये सारी चीजें आपने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी तो आप टेंशन मत लेना, मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो पहला स्टेजेस होती हैं डेटा को कलेक्शन करना। डेटा का प्राइमरी सोर्स का डेटा आता है और सेकेंडरी सोर्सेज से भी डेटा आता है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 है। डेटा को प्रेजेंट करने से पहले डेटा को ऑर्गेनाइज करा जाता है, व्यवस्थित करा जाता है, चैप्टर 4 में पढ़ोगे। फिर फाइनली हम डेटा को क्या करना सीखते हैं, प्रेजेंट। कभी बार डायग्राम में, कभी हिस्टोग्राम में, कभी पाई डायग्राम में, अलग अलग जगह पे इसे प्रेजेंट किया जाता है। फिर उसके बाद डेटा को एनालाइज करा जाता है, उसे अंडरस्टैंड करा जाता है। बेटा एनालाइज का मतलब क्या हुआ, उसे अंडरस्टैंड किया जा रहा है, उसे समझा जा रहा है, एंड देन फाइनली उसको इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन मतलब आप कह सकते हो हम जो भी हमने एनालाइज करा उसके बेसिस पे कंक्लूजन, या फिर आप कह सकते हो रिमार्क्स, या फिर आप कह सकते हो रिजल्ट्स को ड्रॉ करा जाता है या रिजल्ट्स को बनाया जाता है। तो बेटा ये 5 स्टेजेस होती हैं स्टैटिकल स्टडी की। सबसे पहली बोलो मेरे साथ, सबसे पहला कलेक्शन ऑफ डेटा, दूसरा नाम बोलो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, तीसरा नाम बोलो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, चौथा नाम बोलो एनालिसिस ऑफ डेटा, और पांचवा नाम बोलो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ये 5 नाम आपको याद होने चाहिए। तो आपका ये पहला क्वेश्चन जो आपके सामने था, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल स्टडी, ये आराम से खत्म हो जाएगा। आई होप ये मेरे को आप सबको समझ में आया होगा। हम इसी तरीके से बच्चों, इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन जो पेपर में आमतौर पे पूछता है उन्हीं को धीरे धीरे खत्म करते हुए चलेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ स्टैटिकल्स। स्टैटिकल स्टडी या स्टैटिक्स, इसका स्कोप क्या है? तो बच्चों स्कोप इसका बहुत बच्चों वाला है, मतलब सच में ही बच्चों वाला है। क्या क्या स्कोप है? सिर्फ 3 स्कोप है। देखना, सबसे पहले द स्कोप ऑफ स्टैटिक्स इंक्लूड, इसमें हम नेचर ऑफ स्टैटिक्स की बातें करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा नेचर ऑफ स्टैटिक्स के अंदर, ये मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। नेचर ऑफ स्टैटिक्स के अंदर बच्चों बताया जाता है कि भाई स्टैटिक्स कैसा होता है। तो आपने पढ़ रखा होगा स्टैटिक्स आर ऑलवेज प्रेजेंटेड इन नंबर। स्टैटिक हमेशा नंबर में प्रेजेंट करते हैं। दूसरा स्टैटिक्स हमेशा, ध्यान से सुनना, एक अकेला फैक्ट होता है या एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है। मेरे ख्याल से आपको ये वर्ड आया होगा। ये सारे पॉइंट ये जो मैंने लिखे ना बगल में, ये सब आप लोगों ने स्टैटिक्स के फीचर्स के अंदर पढ़ा था कि स्टैटिक्स कैसा होता है। तो लिखा हुआ है नेचर ऑफ स्टैटिक्स, पहला स्कोप, पहला दायरा, 3 दायरे हैं इसके स्टैटिक्स के। पहला नेचर ऑफ स्टैटिक्स, जिसमें मैंने आपको हल्की हल्की बातें बता दी, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। दूसरी बात, दूसरा स्कोप क्या है? नेक्स्ट स्कोप इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स। बेटा शायद आप में से कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा
सब्जेक्ट मैटर दो होते हैं, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर इस पे एक और क्वेश्चन है, मैं अभी करवाऊंगा। एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स और एक होता है इनफ्रेंशियल स्टैट्स। कौन सा स्टैट्स? इनफ्रेंशियल। ये डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, इनफ्रेंशियल क्या होता है, ये सब कुछ अभी हम करेंगे। अभी बस ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स, स्कोप है स्टैटिक्स का, एंड देन फाइनली लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स। लिमिटेशंस क्या क्या है भाई, क्या क्या बुराइयां हैं स्टैटिक्स की? बहुत सारी बुराई हैं। सबसे बड़ी बात तो भाई ये सिर्फ नंबर में डील करता है, नंबर में डील करता है, मतलब ये सिर्फ क्वांटिटी, इसे सिर्फ क्वांटिटी से मतलब है, इसे आपकी क्वालिटी से कोई लेना और देना नहीं है। ये सिर्फ आपकी क्वांटिटी को देखता है, नंबर को देखता है, इसको आपकी जो अंदर से खूबियां हैं इन सबको ये कंसिडर नहीं करता। इसके अलावा ये सबको एक साथ डील करवाता है, एग्रीगेट डील करवाता है, सारी चीजों को अलग अलग डील नहीं करता। इस तरीके की बातें लिमिटेशन के अंदर सीखी जाती है। अगर आप सब बच्चों ने रिवाइज कर रहे हो तो ये जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं याद आ रहा होगा, या बाद में आते हैं टॉपिक। शुरुआत में अभी हम तो शुरुआत में 3 वर्ड ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट स्कोप ऑफ स्टैटिक्स के अंदर नेचर, जिसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया। दूसरा सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स, इसके अंदर मैंने 2 कीमती वर्ड बताए, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स और दूसरा इनफ्रेंशियल स्टैट्स, और फिर तीसरा फाइनली लिमिटेशन, जिसके अंदर भी मैंने आपको 1-2 पॉइंट बता दिए। ये मैं अंदर की बातें इसलिए बताता चल रहा हूं ताकि आपको नयापन ना लगे। ये अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो फटाफट आपको ये सारा कंटेंट याद आ जाए। बताओ बच्चों, 2 क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर, एक बार फिर से दिखाओ। लो बेटा फिर से देखो। सबसे पहले हमने स्टेजेस पढ़ी, कितनी स्टेजेस थी? 5। कौन कौन सी 5? फिर से दिखाओ सर। ये रही 5, फिर से देखो बच्चों। सबसे पहला कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड देन फाइनली इंटरप्रिटेशन। देन व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों व्हाट इज द स्कोप? स्कोप में बच्चों यू हैव लर्न 3 चीजें आपने समझी। सबसे पहला नेचर, दूसरा लिमिटेशन सब्जेक्ट मैटर और तीसरा लिमिटेशन। आई होप अगर बाय चांस ये क्वेश्चन आया, अब आप उधेड़ दोगे भाई, उधेड़ दोगे किसको? क्वेश्चन को। आओ फटाफट करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर? तो बेटा सब्जेक्ट मैटर के 2 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? ये तो मैंने आपको बता दिया था, अभी बताया था। एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स और दूसरा नाम बोलो, किसी को पता है तो बोलो 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 बोलो। डिस्क्रिप्टिव के बाद दूसरा कौन सा होता है? इनफ्रेंशियल स्टैट्स। डन। अब जाहिर सी बात है आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये क्या होता है और सर ये क्या होता है। तो सर है, मैं बताता है अभी क्या होते हैं ये। अभी बस इतना ध्यान रखना, 2 कंपोनेंट कौन कौन से हो गए? डिस्क्रिप्टिव और दूसरा कौन सा हो गया? इनफ्रेंशियल। तो देख लो बेटा, 2 कंपोनेंट्स स्टैटिक्स के, सब्जेक्ट मैटर के। द फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स एंड द सेकंड वन इज इनफ्रेंशियल स्टैट्स। 3 चीजें खत्म हुई हमारी। सबसे पहले हमने समझा कि भाई स्टैटिक्स में क्या क्या चीजें होती क्या है, फिर उसके बाद स्कोप देखा, देन फाइनली अभी देखा सब्जेक्ट मैटर में कितनी चीजें आती है। तो 4 आती है, 5, 2 आती है सब्जेक्ट मैटर के अंदर चीजें। बोलो कौन कौन सी आती है बेटा? एक डिस्क्रिप्टिव और दूसरा इनफ्रेंशियल। डन। मैं अभी वही करवाऊंगा जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं धीरे धीरे सारी इंपॉर्टेंट चीजें करवाऊंगा, फिर अगर अपने पास टाइम बचा तो हम बाकी चीजों को भी कवर कर लेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज, ये क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, है ना? ये नंबरिंग डाल रखी है कि आपको पता चलता रहे कौन से नंबर पे हम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज इनफ्रेंशियल स्टैट्स? भाई इनफ्रेंशियल स्टैट्स होता क्या है? तो बेटा ध्यान से समझना, मैं समझा रहा हूं, ध्यान समझना। जब याद करो ये वर्ड, अब आपने सबने सुन लिया होगा, जब सैंपल के बेसिस पे, सैंपलिंग ये चैप्टर 3 में पढ़ा होगा, जब सैंपल के बेसिस पे पूरी की पूरी पॉपुलेशन का कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। ध्यान समझना, जब सैंपल के बेसिस पे पूरी की पूरी पॉपुलेशन के ऊपर नतीजे निकालते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, तो उस स्टैट्स को बोलते हैं इनफ्रेंशियल। एक और स्टैट्स होती है डिस्क्रिप्टिव। बेटा वहां सैंपल नहीं, वहां सबको चेक करा जाता है। डिस्क्रिप्टिव में सैंपल नहीं उठते, डिस्क्रिप्टिव में सबका इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन इनफ्रेंशियल के अंदर सबका नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? सैंपल का। ये चीज अभी आपको थोड़ी बहुत समझ में आई। अब देखना आपने को लिखना क्या है 1 नंबर के अंदर। तो लिखा हुआ है बच्चों, इनफ्रेंशियल स्टैट्स रेफर्स टू द मेथड, ये वो मेथड है बाय विच कंक्लूजन्स, जहां कंक्लूजन, बेटा कंक्लूजन बोले तो नतीजे, जहां नतीजे आर ड्रॉन मतलब नतीजे डिसाइड करे जाते हैं, बनाए जाते हैं, रिलेटिंग टू द यूनिवर्स। बेटा यूनिवर्स का दूसरा नाम बोलो, आप सबको पता होना चाहिए, आप सब होशियार बच्चे हो। यूनिवर्स का दूसरा नाम होता है पॉपुलेशन। तो लिखा हुआ है कंक्लूजन ड्रॉ हो रहे हैं पॉपुलेशन के ऑन द बेसिस ऑफ
सैंपल। सारे लोगों को चेक नहीं करा, सिर्फ इतनी बड़ी यूनिवर्स या पॉपुलेशन में से हमने कुछ लोगों को चेक करा और अपने कंक्लूजन्स बता दिए, सारे लोगों को चेक नहीं करा। ये थी खास बात, ये थी अच्छी बात, ये थी इंपॉर्टेंट बात। पेपर के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया ये होता क्या है इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स। तो मैं फिर से बोल देता हूं, इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स एक ऐसी स्टैट्स होती है जहां कंक्लूजन्स ड्रॉ करे जाते हैं। अगर आप कंक्लूजन भूल जाओ तो बताओ कंक्लूजन की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों? कंक्लूजन की जगह यू कैन राइट रिजल्ट्स। रिजल्ट्स को ड्रॉ करा जाता है, मतलब रिजल्ट्स को एस्टैब्लिश बनाया जाता है रिलेटिंग टू यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स का। लेकिन यूनिवर्स को पूरी चेक करके, सैंपल को चेक करके, सैंपल को चेक करके। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे भाई ये कोई क्लासरूम है, ये कोई स्कूल है, यहां पे सारे अलग अलग बच्चे बैठे हुए हैं। अब हमारे को देखना है ये बच्चे होशियार हैं या गधा बच्चे हैं। तो बेटा हमने अगर इसमें से कुछ बच्चों को उठाया, लेट्स से मोनू को उठाया और सोनू को उठाया, अगर मोनू और सोनू के बेसिस पे इन दोनों ने जवाब नहीं दिए तो हमने बोला पूरी की पूरी क्लास ही गधी है, पूरी की पूरी क्लास ही गोबर है। तो अगर मैंने दो बच्चों के बेसिस पे पूरी क्लास को गधा बोल दिया, इट मींस ये मैंने कौन सी स्टेट्स लगाई? डिस्क्रिप्टिव या इन्फ्लुएंशियल? इन्फ्लुएंशियल। नाउ बोलो अभी क्लियर है क्या? अब तो आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना? पक्की बात? चलो एक बार अगर किसी को पढ़ना है तो देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 डन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई जाहिर सी बात है इन्फ्लुएंशियल पढ़ लिया, डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ेंगे तो डिस्क्रिप्टिव को बुरा लग सकता है, तो आओ डिस्क्रिप्टिव को बुरा लगने से बचाते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। तो बेटा डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम सैंपल पैंपल ना देखने वाले भाई लोग, देखना क्या करेंगे हम इसके अंदर ध्यान से, 1 नंबर के लिए। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स रेफर्स टू दोज मेथड, इसमें वो मेथड आएंगे विच आर यूज्ड फॉर, जहां हम डेटा का इस्तेमाल, डेटा को हम कलेक्शन करना सीखेंगे, डेटा का प्रेजेंटेशन करना सीखेंगे, एज वेल एज डेटा का एनालिसिस करना सीखेंगे। मतलब असल में आपको ज्यादा क्या पढ़ाया जाता है, इन्फ्लुएंशियल या डिस्क्रिप्टिव? डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में 3 चीजें आ गई, कलेक्शन आपके सिलेबस का हिस्सा, प्रेजेंटेशन आपके सिलेबस का हिस्सा, और एनालिसिस जिसमें आप मीन, मीडियन, मोड, इंडेक्स नंबर और भी दुनिया भर की चीजें, कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन सब कुछ पढ़ोगे, वो एनालिसिस का हिस्सा है। तो ये तीनों चीजें होती हैं कौन से स्टैट्स के अंदर? डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के अंदर। यहां तक क्लियर है? फिर आगे लिखता है दिस मेथड रिलेट टू सच एस्टिमेशन, यहां पे चीजों को एस्टिमेट किया जाता है एज अ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और बेटा हम सबको बचपन से सुनाया जाता है सेंट्रल टेंडेंसी 3 होती है, मीन, मीडियन और मोड। हम यहां पे सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, या फिर मेजरमेंट करते हैं डिस्पर्सन का। ये चैप्टर के नाम बता रहा है, आपके सिलेबस के चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, जिसके अंदर कोरिलेशन आर पढ़ोगे आप, इसी के अंदर कोरिलेशन वगैरह वगैरह पढ़ोगे, ये आगे लिखा भी हुआ है। तो बेटा ये सारी चीजें जो आपके सिलेबस का पार्ट है, कोरिलेशन, डिस्पर्सन, सेंट्रल टेंडेंसी, ये सारी चीजों में हम, आप खुद याद करना, जब आप मीन का क्वेश्चन करते थे, किसका क्वेश्चन करते थे? मीन का। तो क्या आप किसी वैल्यू को छोड़ते थे या सारी वैल्यू को कवर करते थे? सारी, ईच एंड एवरी आइटम को कवर करके नतीजे निकालते थे। तो पॉइंट इज यहां पे हम सैंपल चेक नहीं कर रहे भाई, यहां पे जितने लोग हैं सबके ऊपर फॉर्मूला लगेगा, सब चीजों को कंसीडर करके हमारे नतीजे निकलेंगे, कंक्लूजन निकलेंगे, लेकिन सैंपल के बेसिस पे नहीं निकलेंगे। हम यहां पे प्रॉपर डेटा का प्रेजेंटेशन करेंगे, डेटा का कलेक्शन करेंगे, डेटा का एनालिसिस करेंगे। इसमें सेंट्रल टेंडेंसी आती है, इसमें कोरिलेशन आता है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, इसमें डिस्पर्सन आता है, इसमें सारी चीजें आती है। और बेसिकली आपका सिलेबस का हिस्सा ही यही है, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। भाई ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो। मैं फिर से कह देता हूं, सबसे पहले आप बताना डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में 3 चीजें आती हैं, डेटा का प्रेजेंटेशन, डेटा का कलेक्शन, डेटा का प्रेजेंटेशन और डेटा का एनालिसिस। फिर उसके बाद बोलना डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के अंदर हम आमतौर पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन, डिस्पर्सन, इन सारी चीजों की स्टडी कर रहे होते हैं। खत्म, 1 नंबर इस पक्का अपने हो गए 1 नंबर। बोलो भाई डन। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 5। कितने क्वेश्चन हो गए? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी देख लेते हैं। धीरे धीरे मैं सारी चीजें करवा दूंगा, डोंट वरी। देखना, व्हाट आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। भाई शायद ही आप में से कोई होगा जैसे 3 सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता होगा। बताओ कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम है, चीख के बुलाओ, सबको बता दो, कॉलोनी वालों को भी पता चल जाए। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है, बताओ मेरे को। फर्स्ट बेटा, द फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस, द सेकंड वन इज how to produce, and the third one is, ये सबको पता है ना, ये तीनों प्रॉब्लम सबको पता है, बचपन में सुनी है, बचपन में क्या 11th क्लास में भी सुनी है। तीसरे का नाम है हमारा for whom to produce।
अब आपके मन में जाहिर सी बात आ रहा होगा ये क्या होता है ये बताओ। तो बच्चों डोंट वरी, इसके लिए आपने पिछली क्लास देख रखी है। अगर देख रखी है तो आपको ये तीनों वर्ड अच्छे से पता होगा, मैंने डिटेल में पढ़ाया है। अगर नहीं देख रखी तो अभी जाकर देखो, पिछली क्लास 11th के अंदर आपको ये वाला कंटेंट मिल जाएगा जहां पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा रहा था। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं। डन। तो आपको व्हाट टू प्रोड्यूस फिर भी मैं एक बार ना रफली बता देता हूं। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर क्या बनाए भाई, कौन से गुड्स बनाए, मैं बताता हूं कौन कौन से गुड्स बनते हैं। बेटा एक होता है कैपिटल गुड्स जिसे हम प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं, और एक होता है कंज्यूमर गुड्स। कौन से बनाऊं, फिर उसके बाद उसी के अंदर उसकी कितनी क्वांटिटी बनाऊं, ये बातें होती हैं। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर बेटा दो टेक्निक की बात होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कौन सी टेक्निक से काम करें अपन लोग, ये होता है। फिर तीसरा फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अमीरों के लिए बनाए लग्जरी गुड्स या गरीबों के लिए बनाए नेसेसिटी वाले गुड्स, कौन से बनाए ये सोचा समझा जाता है। किसके अंदर, फॉर हुम टू प्रोड्यूस के अंदर। डन। एक छोटा सा ओवरव्यू मिल गया होगा। वैसे अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको गाइड करूंगा कि पिछली क्लास जाकर देखो। ये डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है 3 सेंटर प्रॉब्लम। ये मेरे ख्याल से हर गधा से गधा बच्चों को पता होगा। 3 सेंटर प्रॉब्लम में पहली का नाम व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी का नाम हाउ टू प्रोड्यूस और तीसरी का नाम फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये हम सबको पता था, ठीक है। अब डिफाइन 3 सेंटर प्रॉब्लम। अब 3 सेंटर प्रॉब्लम को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेटा डिटेल में मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये मैंने पहले ऑलरेडी पढ़ा रखा है। व्हाट टू प्रोड्यूस क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, टॉपिक भी इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे सेम चीज है। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर वही कैपिटल गुड्स, किसके लिए सामान बनाना है, कितना सामान बनाना है, ये सारी चीजें चलने वाली है। ये सब कुछ रिपीट है बेटा। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर भी वही टेक्निक की बात करेगा, कौन सी टेक्निक से काम करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से काम करें। दोनों के अपने अपने फायदे अपने अपने नुकसान होते हैं। और फॉर हुम टू प्रोड्यूस के लिए कौन से सेक्शन के लिए काम करें, अमीरों के लिए बनाए या गरीबों के लिए। रिचर सेक्शन लग्जरी गुड्स जाता है और गरीब सेक्शन बेचारा पुअर सेक्शन नेसेसिटी ऑफ लाइफ चाहता है। तो ये सेंटर प्रॉब्लम के लिए मैं फिर से आपसे दरख्वास्त करूंगा, दरख्वास्त सुन रहे हो ना, दरख्वास्त, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछली क्लास को अच्छे से देख लेना, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रखे हैं भाई लोग। डन। अगर आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा है तो फटाफट एक बार खड़े होकर ताली बजा दो जहां पे भी आप हो। क्लास में हो तो क्लास में, अगर आप घर पे बैठे हो तो घर पे, अगर आप कहीं पार्क में बैठे हो तो पार्क में खड़े होकर ताली बजा दो फटाफट, क्योंकि ये सब आपके लिए हो रहा है भाई। डन। अच्छे से पढ़ लो, अच्छे मार्क्स लेकर आ जाओ, टर्म 1 के अंदर भी, टर्म 2 के अंदर भी, फाइनल के अंदर भी, और जीवन में बहुत आगे जाना। पढ़ लो अच्छे से, है ना। चलो आओ देखते हैं बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है। हाँ क्या टॉपिक है, मजा है इसमें, मजा, ये मजा है भाई, ये प्योर मजा टॉपिक है। कैसा टॉपिक है, मजा आएगा इसमें। क्या आने वाला है, मजा। अब पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 1 नंबर के लिए, डिफाइन MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मैं बस एक छोटी सी बात बोलूंगा, एक छोटी सी बात। जीवन में हमेशा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कितना पाने के लिए कितना खोया इज MRT। खत्म, बस खत्म हो गया टॉपिक। अब जिसने समझ लिया समझ लिया। मैं फिर से बोलता हूं, सुनना। आमतौर पे मेरे को कुछ पाना है, मैं कुछ पाना चाहता हूँ। लेट्स से मेरे को कोई एक अच्छा कोर्स करना है, मैं MBBS बनना चाहता हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे जो बिना मतलब की एक्टिविटीज़ है, घूमना फिरना इधर उधर करना, ये फालतू के काम, सबको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ा, तो कितना खोना पड़ा, कितना पाने के लिए, ये समझाता है हमारे को MRT। बोलो बेटा समझ में आया। हाँ, ऐसे मैं ऐसे बोलता हूँ, अगर आपको MRT निकालना है तो कितना खोया, कितना खोया बोले तो डेल्टा लॉस, डिवाइडेड बाय कितना पाया बोले तो डेल्टा गेन। क्या खोया क्या पाया से आपको पता चलेगा कितना पाने के लिए कितना खोना पड़ा। बस खत्म, यही टॉपिक होता है। अब ये खोना पाना आपको पेपर में तो नहीं लिखना ना, पेपर में क्या लिखना है वो देखना। पेपर में आपको ये लिखना है मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बेटा ये प्रोडक्शन चैप्टर में होता है इसलिए प्रोडक्शन लिखा हुआ है। आप इसे लिखना मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोले तो MRT इज अ रेशियो। रेशियो मतलब दो चीजें डिवाइड हो रही हैं। क्या क्या दो चीजें, इज अ रेशियो ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सैक्रिफाइस। आपने किस चीज को सैक्रिफाइस करा, सैक्रिफाइस करा मतलब डेल्टा लॉस। किस किस चीज लिए सैक्रिफाइस करा, टू मैन्युफैक्चर अनदर प्रोडक्ट। किसी और प्रोडक्ट को पाने के लिए, किसी और प्रोडक्ट को पाने के लिए आपने कौन से प्रोडक्ट को सैक्रिफाइस करा बोले तो डेल्टा लॉस अपॉन में डेल्टा गेन। इन दोनों का रेशियो, दैट रेशियो इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मैं फिर से कहता हूं, एक गुड को पाने के लिए मुझे दूसरे गुड को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा, क्योंकि ये टॉपिक ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का होता है, PPC का होता है। तो फिर से बोलता हूं, एक गुड का प्रोडक्शन करने के लिए
एक गुड का प्रोडक्शन और बढ़ाने के लिए मुझे दूसरे गुड को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा, उसके प्रोडक्शन को कितना टालना पड़ा, कितना छोड़ना पड़ा, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं MRS भी इसी का नाम होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ज्यादा अच्छा नाम MRT है, वो आपके सामने लिखा हुआ है। फटाफट मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, फटाफट रिवाइज करो ये MRS या MRT, जो भी नाम बोलना है बोल सकते हो। किसी को डाउट लगे तो कमेंट में बताओ, या फिर मेरे नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर आई होप सबके पास होगा, अगर नहीं है तो लो मेरा नंबर 9711788611। इस नंबर पे आप मैसेज करो और तुरंत अपने डाउट का छुटकारा पा लो। और तो और सबसे बढ़िया काम, अपने दोस्तों से चैनल को क्या करवाओ, सब्सक्राइब, ताकि वो भी अच्छे नंबर ले आए, है ना। क्या अच्छा लगेगा कि आप 12th में पहुंच जाओगे और वो लोग 11th में रह जाएं, बुरा लगेगा ना, इस वजह से। बोलो बेटा, क्लियर है। अब ना एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था, देखो जरा। मैंने यहाँ पे बताया था ना, डेल्टा लॉस अपॉन में डेल्टा गेन, ये डेल्टा लॉस अपॉन में डेल्टा गेन वाली बात ही लिखी हुई है। बस ये फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ है, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। इसमें जो वाई है ये लॉस वाली चीज है, इसका लॉस हो रहा है। लॉस मतलब बेटा, लॉस का मतलब नुकसान नहीं हो रहा, लॉस का मतलब हो गया एक तरीके से मैं कहना चाहता हूँ सैक्रिफाइस, जो कम हो रहा है। और दूसरा डेल्टा एक्स हो गया, जिसे मैं पा रहा हूं मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है मतलब जिसे मैं गेन कर रहा हूं, जो मेरे पास बढ़ रहा है। ये वाले हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा गेन कर रहा हूं। इन दोनों को डिवाइड कर दो, रेशियो निकाल दो, आपका MRS बनकर रेडी हो जाएगा। डन बा, यहां तक की सारी बातें क्लियर। MRS हमारा खत्म, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस खत्म। अब लिखा हुआ है व्हाट डज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन। तो बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपको हलवा लगने वाली है, हलवा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब मेरे सामने अवसर था लेकिन मैंने उसे त्याग दिया, सैक्रिफाइस कर दिया। वही सैक्रिफाइस चलेगा यहाँ पे भी। और नीचे उसके लिए कह रहा है कि एक न्यूमेरिकल एग्जांपल बताओ, तो आओ बता देते हैं। डरते हैं क्या? नहीं डरते, आओ देखना। दो चीजें, दिस वन इज आवर एग्जांपल एंड दिस वन इज द डेफिनेशन। ध्यान से देखिएगा बच्चों, लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज समथिंग, कुछ ऐसी चीज, व्हेन एन इंडिविजुअल, जब किसी इंसान को हैज टू गिव अप, कुछ गिव अप करना पड़ा। बेटा गिव अप का ही मतलब होता है क्या करना पड़ा? सैक्रिफाइस। जब किसी इंडिविजुअल को कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा, समथिंग टू अचीव और एक्वायर समथिंग एल्स, कुछ और पाने के लिए। बेटा यहां रेशियो नहीं है, ध्यान देना। देयर इज नो रेशियो, यहां कोई रेशियो नहीं है। पिछले वाले टॉपिक में भी खोकर पा रहा था, यहां पे भी खो के पा रहा हूं। वहां पे ये पता चल रहा था कितना खोकर कितना पाया, लेकिन यहां पे कितना खोकर कितना पाया की बात नहीं है। यहां बस ये बता रहा है खोया तो पाया। तो क्या खोकर क्या पाया, कितना खोकर कितना पाया नहीं। कितना कितना लगा दोगे तो वो MRS बन जाएगा, या उसी का दूसरा नाम होता है MRT बन जाएगा, या उसी का तीसरा नाम होता है MOC बन जाएगा। MOC बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। MOC का पूरा नाम है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा अगर मैंने कितना खोया डिवाइडेड बाय कितना पाया, डेल्टा लॉस अपॉन में डेल्टा गेन कर दिया तो। लेकिन यहां मैंने कितना कितना नहीं लगाया, यहां सीधा लिखा जब कोई इंसान कितना पाता है, कितना क्या खोकर, क्या पाता है क्या खोकर, तो दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन माइक्रो इकोनॉमी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज अल्टरनेटिव कॉस्ट। ये आपकी अल्टरनेटिव कॉस्ट है एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन कैलकुलेटिंग कॉस्ट बेनिफिट्स। और इसे आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं अपना बेनिफिट्स चेक करने के लिए। अ प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, इसे आप ऐसे समझना बेटा, लेट्स से जब आप जॉब करने के लिए जाओगे तो आपके सामने दो कंपनियों ने ऑफर दिया, एक जॉब वन कंपनी का और एक जॉब दूसरी कंपनी का, एक जॉब तीसरी कंपनी का। तो आप तीनों जॉब कर लोगे, कोई एक करोगे, कोई एक। तो जब कोई एक करोगे, लेट्स से आपने जॉब 2 करी, तो जॉब 1 और जॉब 3 को सैक्रिफाइस कराना, तो दैट सैक्रिफाइस इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन आप ध्यान सुनना भाई, हम सबको थोड़ी ना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। हम सैक्रिफाइस करते हैं, लाइन जरूर लिखना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर, हम सैक्रिफाइस करते हैं only next best alternative। ये वर्ड ध्यान रखना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में सिर्फ ये लाइन भी लिख दो, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सैक्रिफाइस। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, एक वर्ड और जोड़ लो, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सैक्रिफाइस, इसी को कहते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने किसी एक चीज को पाने के लिए दूसरी कौन सी बेस्ट चीज को सैक्रिफाइस करा, जो मेरे लिए सबसे बढ़िया हो सकता था। मैं कर कुछ और रहा हूं, मैं कर रहा हूं लेट्स से मैं कहता हूं, लेट्स से मैं एक्स कोर्स कर रहा हूं।
एक्स अगर ना करता तो मैं कौन सा कोर्स करता। अब कौन से में भी बहुत सारे हैं, उन बहुत सारों में जो बेस्ट है उसे सेक्रीफाइस करा, उस सेक्रीफाइस को बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं एक लाइन फिर से बोल देता हूं बच्चों, बस इतना ध्यान रखना, एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज सेक्रीफाइस करी, यही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आपको और नंबर पाने, अच्छे नंबर पाने हैं तो ये लाइन जरूर लिख देना। इसका मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सेक्रीफाइस या फॉरगॉन या गिव अप। आपने कौन से अल्टरनेटिव को सेक्रीफाइस करा, तो जो सेक्रीफाइस कर रहे हो वो आपको मिला नहीं मतलब वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। और जाहिर सी बात है, जब आप डिसीजन लोगे, इकोनॉमिक्स के अंदर बिजनेस वाले लोग डिसीजन लेंगे तो इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसिडर करते हैं। खत्म। नीचे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, जॉब वॉब मिल रही थी, इसको आप खुद पढ़ लेना है, बच्चों वाला है। जो मैं आपको समझा रहा हूं वही चीजें नीचे एग्जांपल बनाकर लिखी हुई हैं। बताओ बच्चों, क्लियर है क्या? मैं चाहता नहीं हूं आप पे ज्यादा बोझ पड़े, इसलिए छोटी छोटी क्लासें बनाकर आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप नए नए टॉपिक को रिवाइज करते हुए चलो। हम क्लासों में फर्दर आगे पढ़ रहे हैं, पिछला आप रिवाइज करते हुए चलो और आपके दोस्त बंधुओं को भी रिवाइज करने का मौका मिले। अगर वो रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा चैनल को और प्रमोट करवाओ ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हूं और आपके सामने और भी नए नए टॉपिक्स लेकर आऊं। भाई फाइनल तक आपको सारा रिवाइज करवा दूं और आप बार बार इन क्लासों को देखते रहो ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो पेपर के लिए। डन। इसके बाद भी और भी बहुत सारे टॉपिक है बच्चों, जैसे एक स्कैरसिटी है, इसे लास्ट करते हैं, फिर उसके बाद वाला मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। स्कैरसिटी या स्कार्सिटी, जो बोलना है बोलो, कमी, किसी चीज की कमी इज स्कैरसिटी। इकोनॉमिक्स के लिए बहुत खतरनाक वर्ड होता है, ये लिखा हुआ है। स्कैरसिटी रेफर्स टू द डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है कमी, जैसे शरीर में खून की कमी हो जाती है ना, वही वाली कमी। डेफिसिट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कमी हो गई एज कंपेयर टू देयर डिमांड। इसे आपको शॉर्ट में बोलना है तो ऐसे बोल सकते हो, जब किसी भी रिसोर्स की डिमांड ज्यादा हो गई लेकिन उस बेचारे रिसोर्स की सप्लाई क्या रह गई, कम। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम रह गई तो बोला जाएगा उस गुड्स की या उस चीज की क्या हो गई, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का सीधा सीधा मतलब होता है उस चीज की क्या हो गई है, कमी। तो एक नंबर में वैसे ही बहुत बार आया हुआ है तो आपके पेपर में भी आ सकता है। फटाफट अगर आपको ये अच्छी लगी होगी क्लास तो प्लीज 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 लाइक जरूर कर देना, है ना। और बस नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन आंसर्स के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। जब तक प्लीज रिवाइज करते हुए चलो, अच्छे से पढ़ते हुए चलो, आप ही फ्यूचर हो। डन। थैंक यू।